हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके क्लास 10th जनरल इंग्लिश का चैप्टर 8 हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर बुक, क्योंकि आप बुक ओपन करोगे तो आपको चैप्टर भी समझ में आएगा। चैप्टर नेम इज वन स्टेप अहेड। द स्टोरी इज अबाउट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम के बारे में सबने सुना है, जो कि हमारे प्रेसिडेंट थे, 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जिसमें वन स्टेप अहेड का मतलब है एक कदम और आगे। अब क्या होता है, ये स्टोरी उनकी लाइफ से बिलोंग करती है। इसमें क्या हुआ था और कैसे उन्होंने लाइफ में आगे क्या किया था, थोड़ा सा उनकी एक घटना का वर्णन है इसमें। तो हम आपको पैरा बाई पैरा आपको बताते जाएंगे, मीन्स तो आप उसको पढ़ते जाइए। इसका पहले फर्स्ट पैरा में है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। फर्स्ट पैरा जो आपका है, इसमें क्या होता है, जो अब्दुल कलाम हैं वो ट्रेन से जा रहे हैं। वो दिल्ली जा रहे थे, ट्रेन से जा रहे हैं, वो ट्रेन में बैठे हुए हैं, उसकी बताते हैं वो। तो थ्रू द विंडो ऑफ द कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट क्या होता है, जो रेल का डिब्बा होता है उसे बोलते हैं कंपार्टमेंट। उसके द्वारा उसकी खिड़की से जो जहां जहां आई आएगा, मतलब अब्दुल कलाम अपनी बात कर रहे हैं, तो उन्होंने देखा, क्या देखा, कंट्री साइड। कंट्री साइड आप जानते हो, देहाती इलाका, गाँव जो, उसमें देखा उन्होंने स्लिप फास्ट। जब अपन खिड़की पे बैठे होते, ट्रेन से जा रहे होते हैं, जब अपन ट्रेन से निकलते हैं तो आसपास बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं और जल्दी जल्दी निकलती जाती हैं। क्यों, जैसे ट्रेन चलती जाती है तो अपना पास हो जाता है वो चीज। स्लिप फास्ट में जल्दी से निकल जाता है। तो फ्रॉम अ डिस्टेंस, थोड़ी दूरी से वो देखते हैं, क्या देखते हैं, आदमी क्या है वहां पर, जो खेतों में वेयर वाइट धोती, वो वाइट धोती और टर्बन्स पहने हुए हैं। तो धोतियां पहने हुए हैं और टर्बन मिस होता है सुहाफा, जो सिर पे पहने जाते हैं, वो पहने हुए हैं। और जो वुमेन हैं, औरतें हैं, वो लहंगा पहने हुए हैं, चमकीले लहंगे पहने हुए हैं। और कैसे कलर अगेंस्ट द ग्रीन बैकग्राउंड ऑफ पैडी फील्ड्स, और कैसा कलर हो रहा है उनका, मतलब पैडी बना था धान के खेतों के, वहां पर वो दिखाई दे रहे हैं। तो कौन कौन दिखा रहे हैं, मैन एंड वीमेन वहां पर दिखाई दे रहे हैं। सीम टू इनहेबिट सम ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, कैसे लग रहे हैं वो, जैसे कोई ब्यूटीफुल पेंटिंग, सुंदर पेंटिंग की तरह वो दिख रहे हैं। जैसे वहां पर हरा भरा धान का खेत भी है, उसी में ये लोग दिख रहे हैं। तो एक पेंटिंग की तरह वो दिख रहे हैं। और वो बताते हैं, आई सेट ग्लू टू द विंडो, वो विंडो के पास बिल्कुल ऐसे चिपक गए ना, कि ग्लू मान चिपक के बैठना, गोंद से चिपका दिया हो, ऐसे वो खिड़की से चिपक के बैठ गए। और वो हर जगह देखते चले जा रहे थे। और जो भी था, हर जगह लोग अपने कुछ काम में, कुछ भी अपने अपने काम में वो बिजी थे। विच हैड अ रिदम एंड ट्रैंगुलिटी अबाउट इट, मैन ड्राइविंग कैटल, एक अपना ही एक संगीत था। और उनकी एक उसमें बता रहे हैं, जहाँ पर वो व्यक्तियों को देखते हैं, खिड़की से देख रहे हैं, तो उनका अपना ही एक संगीत है। और बहुत शांत और बिल्कुल शांत वाला उनका एक आवाज, अपनी रिदम है, एक शांति से भरी हुई है। क्या है, मैन ड्राइविंग कैटल, आदमी क्या कैटल को चला रहे हैं। वीमेन फैचिंग वाटर फ्रॉम स्ट्रीम, और औरतें हैं वो स्ट्रीम, झरने से या नदियों से, या उससे बोलते हैं आप लोग नहरों से पानी भर रही हैं। फैच मतलब खींचना, भरना। और क्या ये सब बताया है। और कभी कभी क्या होता है, जैसे ट्रेन निकल रही है तो कभी ये सब चीजें देख रहे हैं। और कभी कभी कोई बच्चे क्या कर लेते हैं, वहां देखता है, क्योंकि एकदम से बच्चे दिखाई दे जाते हैं और वो ट्रेन को वेव करते हुए, वेव माने हाथ हिलाना, इससे कहते हैं ना, उसको वेव करते हुए बच्चे भी दिखाई देते हैं। तो फर्स्ट पैरा में क्या था, उन्हें औरतें दिखाई दे रही हैं, आदमी दिखाई दे रहे हैं, और धान के खेतों के उसके दिखाई दे रहे हैं, और उन्होंने क्या क्या वो काम कर रहे हैं ये बताया है। आते हैं सेकंड पैरा पर। अब क्या होता है, जैसे ही ट्रेन टर्न होती है, मूव्स होती है, तो कहाँ पहुंचती है, नॉर्थ वर्ड्स, उत्तर की तरफ पहुंचती है। और वहां पर क्या क्या है वो बताते हैं। रिवर गंगा का बताते हैं वो, कि रिवर गंगा वहां पर है। और आर्यन स्वेट एंड थ्रो द माउंटेन पासेस फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, ये सारी हम डिस्कशन करते हैं। फिर बताते हैं 10th सेंचुरी ब्रॉट मुस्लिम, 10वीं शताब्दी में मुस्लिम्स को लाया गया था। who later mingled with the local people and became an integral part of the country। उन्होंने बताया मुस्लिम्स को 10वीं शताब्दी में लाया गया था, और बाद में वो मिक्स हो गए लोगों के साथ, और एक अभिन्न, मतलब एक अभिन्न अंग देश का बन गए। वन एम्पायर गिव वे टू अनदर, एक एम्पायर दूसरे एम्पायर के साम्राज्य को रास्ता देते हैं। ये सारा चलता है। इसका उन्होंने बताया, इसमें आया है यहाँ पर नर्मदा, ताप्ती, महानदी, इनके बारे में बताया है। ये सब चीजें भी वहां से वो बताते हैं उसके बारे में।
इसके बाद टू ब्रिंग मी टू दिल्ली, ये सारा उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है नदियों का और रिवर गंगा का और भी सारी चीज़ों का इन्होंने बताया है वो बीच में इस पैरा में। इसके बाद अब क्या होता है, टू ब्रिंग मी दिल्ली माई ट्रेन हैड क्रॉस्ड ऑल दीज जियोग्राफिकल इम्पिडेंट्स थ्रू द पावर ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट। वो कहते हैं मुझे मेरी ट्रेन दिल्ली ले गई, मतलब ट्रेन पहुंच चुकी थी और मैं सारी यानी कि इन सारी ज्योग्राफिकल भौगोलिक चीज़ों को पार करते हुए साइंटिफिक एडवांसमेंट के पावर से और मैं दिल्ली पहुंच गया। अब क्या होता है, वो दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली में वो एक सप्ताह रुकते हैं। द सिटी ऑफ द ग्रेट सूफी सेंट हजरत निजामुद्दीन, यहाँ इसलिए इन्हें सिटी इसलिए कहा है सिटी ऑफ द ग्रेट, यानी कि जो दिल्ली का नाम निजामुद्दीन है वो सूफी संत के नाम से, यानी कि उनका ये सिटी मानी जाती है, सूफी संत हजरत निजामुद्दीन की। अब वो वहाँ पर गए तो क्या वो इंटरव्यू देने गए थे अपना DTD का एंड P, इट मीन्स एयरफोर्स के लिए। इसका फुल फॉर्म है डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एयर, ठीक है। इसके लिए वो गए थे, उन्होंने अपना अच्छा इंटरव्यू दिया, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने इस साइंस के थे वो, तो उन्होंने सोचा कि हम साइंस के बारे में पूछेंगे, लेकिन जब उनका इंटरव्यू हुआ तो उनसे उन्होंने यहाँ पे एक दिया है डिड नॉट चैलेंज माई नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट की नॉलेज के बारे में उन्होंने कुछ नहीं पूछा। इसके बाद इनको कहाँ भेजा गया, देहरादून भेजा गया इंटरव्यू के लिए एट द एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। वहाँ पर वो गए, लेकिन सिलेक्शन बोर्ड में क्या हुआ, द एम्फेसिस वाज मोर ऑन पर्सनालिटी देन और इंटेलिजेंस। तो क्या था, उनकी जो मतलब जहाँ पर देहरादून को इंटरव्यू देने गए तो वहाँ पर इनके जोर दिया गया, मतलब जैसे साइंस से क्वेश्चंस नहीं पूछे, इनकी पर्सनालिटी पर और इनकी इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि पर, इनकी सोच पर इनके जोर दिया गया। अब वो बहुत एक्साइटेड थे या लेकिन नर्वस भी थे, डिटरमाइंड थे बट एंग्जियस भी थे, यानी कि डिटरमाइंड मतलब दृढ़ निश्चय कर लेना, यानी कि वो इरादे के पक्के थे फिर भी वो चिंतित भी थे। कॉन्फिडेंट बट टेंस, कॉन्फिडेंट भी था उन्हें लेकिन टेंशन में भी थे। अब वो क्या कहते हैं, जैसे भी उनका वो है, आई कुड ओनली फिनिश 9th इन द बैच ऑफ 25 एग्जाम टू सिलेक्ट 8 ऑफिसर्स फॉर। तो क्या हुआ, जो 25 वहाँ पर आए थे कैंडिडेट वहाँ इंटरव्यू के लिए, उनमें से इनका 9वां नंबर था, बल्कि उसमें से 8 ऑफिसर्स सिलेक्ट हुए थे, यानी कि एक उससे ये छूट गया, यानी कि इनका नहीं हुआ। आई वॉज डीपली डिसअपॉइंटेड, तो ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड मतलब निराश हो गए, बहुत इन्हें बुरा लगा। तो ये एयरफोर्स में गए लेकिन इनको वहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ। 8 लोगों का हुआ, 9वें नंबर पे ये थे, लेकिन 8 में से ये रह गए। तो क्या हुआ, इसके बाद उन्हें बहुत दुख हुआ, उन्होंने सोचा कि मेरे हाथों से ये एयरफोर्स की नौकरी निकल गई है, तो बहुत डिसअपॉइंट हो गए। इसके बाद वो कहाँ पहुँचते हैं, वो पहुँचते हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश पहुँचते हैं। अब क्या होता है ऋषिकेश में पहुँचकर, ये आपके इसी में आगे 4th पैरा में देखिए, तो क्या होता है, जो वहाँ जाते हैं गंगा में नदी में नहाते हैं एंड रिवेल्ड इन द प्योरिटी ऑफ इट्स वाटर। रिवेल्ड मीन्स एक सुकून, मजा लेना या सुकून महसूस करना या अच्छा फील करना। जब वो वहाँ नहाते हैं तो बहुत अच्छा मजे लेते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं। अब वो कहाँ गए, इसके बाद शिवनंदा आश्रम सिचुएटेड अ लिटिल वे अप द हिल। वहाँ एक रास्ते में वहाँ ऊंचाइयों पर थोड़ा शिवनंदन आश्रम था, वहाँ पर वो गए। I could feel intense vibration when I entered। और जैसे ही वो अंदर मतलब जो उसमें गए उनके आश्रम में, थोड़ा सा ना वाइब्रेशन माने एकदम से कुछ बॉडी में वाइब्रेशन फील हुआ। I saw a large number of sadhus seated all around in a state of trance। उन्होंने बहुत सारे साधुओं को वहाँ समाधि में बैठे हुए देखा। अब उन्होंने क्या बताया, I had read the sadhus were psychic people who know things intuitively, and in my rejected mood I sought answers to the doubts and troubled me। क्या हुआ, उन्हें पता था, उन्होंने ये चीज पढ़ी थी, उन्हें पता था कि जो साधु होते हैं वो साइकिक होते हैं, ये जो लोग होते हैं ये चीजों को बिना बता ही समझ जाते हैं और मेरे रिजेक्टेड मूड को वो समझ जाएंगे। आई सॉट आंसर, और वो अपने आंसर्स ढूंढ रहे थे, अपने फाइंड करना चाह रहे थे, जो कि उन्हें शक था या जो कष्ट था, यानी कि जो एयरफोर्स में सिलेक्शन नहीं हुआ तो बहुत दुखी हो गए थे, उसका आंसर वो फाइंड करना चाह रहे थे। अब क्या होता है आगे, आई मेट स्वामी शिवानंदा। तो वो किससे मिले, स्वामी शिवानंदा से मिले। आ मैन हु लुक्ड लाइक अ बुद्धा बियरिंग
स्नो वाइट धोती एंड वुडन स्लीपर्स। तो क्या था, जो वो स्वामी शिवानंदा से मिले एक व्यक्ति थे जो कि बुद्ध की तरह दिख रहे थे। उन्होंने स्नो वाइट धोती पहनी थी और वुडन स्लीपर्स, जिसको आप हिंदी में बोलते हो खड़ाऊं, खड़ाऊं उन्होंने पहनी थी। He had an olive complexion, उनका ऑलिव कॉम्प्लेक्शन था, और ब्लैक पियर्सिंग आईज। इसका मतलब ये ब्लैक पायरिशिंग आई का मतलब ये है कि वो आंखों को देखकर समझ लेते थे, आंखों को देखकर पढ़ लेते थे। आई वॉज स्ट्रक बाय, अब वो उनको देखते रहे और उनके बच्चे की तरह स्माइल थी, ग्रेसियस मैनर था। अब उन्होंने आगे क्या बताया, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द स्वामी जी। अब स्वामी जी को उन्होंने अपने बारे में बताया। क्या बताया, तो उन्होंने क्या कहा, माई मुस्लिम नेम अराउज्ड नो रिएक्शन इन हिम। क्या हुआ, साधु संत जो होते हैं उन्हें इन चीज़ों से मतलब नहीं होता है कि आप किस जाति के हो, किस धर्म के हो। ये तो दिखावा वाले लोग करते हैं जो फालतू का जाति धर्म में पड़े रहते हैं, लेकिन जो रियल साधु होते हैं वो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। तो क्या था, उनके मुस्लिम नाम से, किसके, अब्दुल कलाम के मुस्लिम नाम से उन्हें साधु को कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे मतलब इसको कुछ आगे मैं बोलता, इससे पहले ही उन्होंने मेरे दुख का कारण पूछने लगे। ही ऑफर्ड नो एक्सप्लेनेशन, और मतलब उन्होंने ये कुछ नहीं बताया कि वो कैसे समझ गए, कैसे पहचान गए कि मैं दुखी हूँ, और ना ही मैंने पूछा। अब आगे वो क्या कहते हैं, आई टोल्ड हिम अबाउट, अब उन्होंने उस साधु जी को, स्वामी शिवानंदा जी को अपने दुख का कारण बताया। क्या बताया, वही अभी जो था उनका, इंडियन एयरफोर्स में उनका बहुत उन्होंने बताया। एंड माई लॉन्ग चेरिस्ड डिजायर टू फ्लाई, उन्होंने बताया मेरी बहुत इच्छा थी उड़ने की, मतलब एयरफोर्स में जाने की। लेकिन ही स्माइल्ड, अब उन्होंने सारी ऐसे स्माइल करी, मेरे सारे दुखों को, चिंताओं को धोते हुए ऐसे स्माइल करी। इसके बाद उन्होंने कहा, ही सेड इन अ फीबल बट वेरी डीप वॉइस। फीबल का मतलब होता है वीक। उन्होंने थोड़ी सी वीक आवाज में बोला, मतलब कमजोर सी आवाज, लेकिन बहुत डीप थी, यानी कि उनकी आवाज में गहराई थी। अब क्या बोला उन्होंने, उन्होंने ये कहा कि भले क्या होता है, व्हेन इट डिजायर, डिजायर क्या है, आपकी इच्छा या आपकी एम, आपका लक्ष्य। व्हेन इट स्टेम्स फ्रॉम हार्ट एंड स्पिरिट, जब ये हृदय से और आत्मा से आती है। व्हेन इट इज प्योर एंड इंटेंस, कैसी होती है, बिल्कुल प्योर होती है। ऑसम इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक एनर्जी, और बहुत इसके अंदर विद्युत ताकत होती है। और दिस एनर्जी रिलीज इनटू द आइदर ईच नाइट, और ये एनर्जी क्या होती है, इसके बारे इस पैरा में इन्होंने ये बताया है, जैसे जब हम कोई सपना देखते हैं, कोई हमारा एम होता है हमारे अंदर, तो हम जब रात को सोते हैं तो वो एम हमारा माइंड में घूमता रहता है, वही हमको हमेशा दिमाग में रहता है सोते समय भी। और जब हम सुबह उठते हैं, तो वही चीज़ वापस हमारे माइंड में फिर से आ जाती है, ब्रह्मांड से वो चीज़ घूमती हुई हमारे वापस हमारे में आ जाती है। इसलिए उन्होंने कहा, यू कैन रिले यंग मैन अपॉन दिस एजलेस promise at surely you can rely upon the eternal unbroken promise of sunrise and of spring। अब वो कहते हैं you can rely young man, उनके लिए कहते हैं, अब्दुल कलाम के लिए, अपनी जो एजलेस प्रॉमिस है, यानी कि जो आपका जो वादा है, ये पक्का आप अपने ऊपर इटर्नली ब्रोकन प्रॉमिस, ये चिरस्थायी, यानी कि मतलब कभी ना टूटने वाला वादा है। जैसे कि सनराइज होता है और स्प्रिंग सीजन, यानी कि सनराइज रोज होता है, रोज सनसेट होता है, तो ये ना बदलने वाली चीजें हैं। अब इसके बाद उन्होंने बताया है इसमें पैरा में, क्या होता है जब एक स्टूडेंट रेडी होता है और टीचर दिखाई पड़ता है, कितना सत्य है ये कि जब स्टूडेंट हो टीचर भी होगा। हियर वाज द टीचर टू शो द वे ऑफ स्टूडेंट हु हैड नियरली गॉन स्ट्रे। अब टीचर क्या होते हैं, उसको रास्ता दिखाते हैं, जबकि वो बिल्कुल निराश हो जाता है, बिल्कुल उदास हो जाता है, तब टीचर उसको रास्ता दिखाते हैं। अब ये रास्ता दिखाएंगे, इन्हें क्या रास्ता दिखाएंगे, देखते हैं अपन क्या बताते हैं ये। तो एक्सेप्ट योर डेस्टिनी एंड गो अहेड विथ योर लाइफ। अब चैप्टर का थोड़ा सा अपना आ गया। इन्होंने कहा एक्सेप्ट योर डेस्टिनी, अपने किस्मत को, भाग्य को, डेस्टिनी मींस किस्मत या भाग, एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो अपने जीवन में। यू आर नॉट डेस्टाइन्ड टू बिकम एन एयरफोर्स पायलट। अब उन्होंने कहा आप इसके लिए डिजाइन नहीं हुए हो, आप इसके लिए नहीं बने हो, एयरफोर्स पायलट बनने के लिए आप नहीं बने हो। व्हाट यू आर डिजाइन टू बिकम इज एन नॉट रिवील्ड नाउ बट इट इज प्रीडिटरमाइंड। अब उन्होंने कहा आप किसके लिए बने हो ये हम अभी आपको नहीं बता सकते, लेकिन ये
प्री डिटरमाइंड मतलब पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है कि आपको आगे क्या होना है, लेकिन बताते नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा है कि अपनी जो पर्पज है, योर एक्सेस, अपने अस्तित्व का जो पर्पज है, और बिकम वन विथ योर सेल्फ, यानी कि एकाग्र हो जाओ। क्या करो मेरे सन बेटे, तुम एकाग्र हो जाओ, तुम इसके लिए नहीं बने थे, इसलिए तुम्हें नहीं मिला। अब उन्होंने कहा सरेंडर योरसेल्फ टू द विश ऑफ गॉड, स्वामी जी सेड। अब स्वामी जी ने क्या कहा कि अपने आप को भगवान के हवाले कर दो। कहते हैं ना, जब कुछ चीज समझ में नहीं आए और आप दुखी हो तो कहते भगवान पे छोड़ दो। ऐसे ही स्वामी जी ने कह दिया भगवान पे छोड़ दो, और वही आपको जो मिलना होगा आपको समय के हिसाब से मिल जाएगा। आगे लास्ट पैरा में, आई रिटर्न टू दिल्ली एंड इंक्वायर्ड एट द DTP and P एयर अबाउट द आउटकम ऑफ माई इंटरव्यू। जब मैं दिल्ली वापस आया तो मैंने इंक्वायरी की किसके बारे में, जो इंटरव्यू होता उसका क्या आउटकम आया है। इन रिस्पॉन्स, जवाब में, आई वॉज हैंडेड माई अपॉइंटमेंट लेटर, तो मुझे मेरा अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया गया। आई ज्वाइन द नेक्स्ट डे एज सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, तो क्या हुआ, अगले दिन उन्होंने सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट पर ज्वाइन किया। सैलरी ऑफ ₹250 पर मंथ, 250 रुपए पर मंथ सैलरी पर। इफ दिस वाज टू बी माई डेस्टिनी, अब उन्होंने सोचा हो सकता है ये मेरा भाग हो, मेरी किस्मत हो। आई थॉट लेट इट बी सो, और मैंने सोचा और सब भूल गया, सब चीज छोड़ दी। फाइनली आई वॉज फिल्ड विद द मेंटल पीस, और लास्ट में मुझे एक दिमाग शांति मिली, दिमाग में मेरा शांत हुआ। नो मोर डिड आई फील एनी बिटरनेस और रिजेंटमेंट एट माई फेल्यूर टू एंटर द एयरफोर्स, ऑल दिस वॉज इन 1958। अब उन्हें आगे इसके बाद कोई भी उन्हें कड़वाहट नहीं रही, कोई पछतावा नहीं रहा कि जो फेल हो गए थे उसमें एयरफोर्स में एंटर करने पर, इसलिए उनको कोई पछतावा उनका दिमाग में नहीं रहा, उन्हें शांति मिल गई। ये सारी घटना 1958 की थी। तो अब्दुल कलाम ने किस तरीके से वो थोड़ा सा फेल्यूर से अपने घबरा गए थे, और इसके बाद उन्होंने कैसे अपने साधु जी की बातों से अपने आप को मेंटल पीस उन्होंने लिया और वो आगे बढ़े, और लास्ट में उन्हें अच्छा भी मिला। और इसको आप और पढ़ लेना, जो भी समझ में नहीं आया सब पूछ लेना, आप देख लेना, और चैप्टर अच्छे से पढ़ना, लाइन बाय लाइन पढ़ना। वैसे लगभग हमने सभी बता दिया है, सो रीड इट, रिपीट इट। थैंक यू।